अमेरिका और यूरोप के नागरिकों से बहुत बार संवाद करते हुए मुझे जो बार बार सुनने को मिला है वो पता है क्या है? वो कहते हैं यूरोप और अमेरिका में 3 W अनिश्चित हैं, जिन पर कभी भरोसा नहीं होता। एक तो है वेदर, कभी भरोसा नहीं क्योंकि निश्चित ही नहीं। दूसरा है वाइफ, कुछ पक्का नहीं है, सवेरे आई है शाम को चली जाएगी, सवेरे शादी हुई है शाम को तलाक हो जाएगा। यूरोप में ऐसे बहुत नागरिकों को मैं जानता हूं जिनकी 25 शादियां हुई, 30 शादियां हुई, 35 शादियां हुई, फिर भी संतुष्ट नहीं, कहते एक आध और कर ले। वाइफ नहीं है माने पक्का नहीं है, सवेरे है शाम को रहेगी, पक्का नहीं है। तो वेदर, वाइफ, और तीसरा है वेल्थ, धन संपत्ति का पक्का नहीं है। आज सवेरे आप करोड़पति थे, शाम को नैस्डैक गिरा तो रोडपति हो जाए, कंगाल हो जाए, भिखारी हो जाए। भारत में ये तीनों ही निश्चित हैं, वेदर भी निश्चित है, वाइफ भी निश्चित है, वेल्थ भी निश्चित है। वेदर तो इतना निश्चित है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हम आंख बंद करके छोटे बच्चों को ये कहते सुनते हैं, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये मराठी की एक कविता है। बच्चे गाते हैं महाराष्ट्र में बारिश आओ जल्दी आओ, और वो उनको मालूम है किस महीने में गाना है, और ज्यादातर बच्चे गाते हैं उसके 2-3 दिन में बारिश आ जाती है, क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है, अब बारिश आने वाली है, गाओ। हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में 3 लाख किलोमीटर का प्रवास कर चुका हूं पिछले 10-12 वर्षों में। छोटे छोटे गांव में ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बादल की तरफ देखेंगे, राजीव भाई 10 घंटे में बारिश आएगी। मैं कहता हूं यार तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट है क्या? ये कैसे तुमने बता दिया 10 घंटे में बारिश आएगी? वो कहते हैं जी सैटेलाइट क्या होता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बादल का रंग देख के हमें मालूम है कि 10 घंटे में आएगी कि 15 घंटे में आएगी या नहीं आएगी। और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का सैटेलाइट हर रोज फेल होता है। वो बोलता है कि आज कोटा में 24 घंटे मूसलाधार होगा, आज दिन में एक बूंद भी नहीं गिरी है। एक बूंद गिरी है कोटा में। आज के सवेरे के सब अखबार उठा के देख लो, फ्रंट पेज पे न्यूज है कि अगले 24 घंटे कोटा में मूसलाधार बारिश होगी, एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसका माने सब सैटेलाइट फेल। एक सैटेलाइट 400 करोड़ का बनता है, वो फेल है। और यहां गांव में रहने वाला साधारण गरड़िया जो बकरी चराता है, वो आसमान देख के बता देता है कि 10 घंटे में बारिश आएगी, 15 घंटे में आएगी। हमारे लोग इतने होशियार और अक्लमंद हैं कि बकरी के लक्षण देख के बता देते हैं बारिश आने वाली है। एक बार मध्य प्रदेश में मैं गया, एक छोटे से गांव में। आदिवासी हम कहते हैं उनको, आदिवासी तो हम सभी हैं, वास्तव में वो वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं। हम शहरों में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। वो वनवासी हैं, आदिवासी तो हम सब हैं। तो एक गांव में मैं गया और उनसे मैंने पूछा, भाई इस साल मौसम कैसा है? ये 3 साल पहले की घटना है, इस साल मौसम कैसा है? तो सरपंच ने थोड़ी देर ऐसे देखा एक पेड़ की तरफ, 15 मिनट के बाद कहा कि मौसम इस बार सामान्य है। मैं पूछा कैसे? तो उसने कहा ये पेड़ देख रहे हो ना, इसमें कोयल का घोंसला देख रहा हूं। अगर कोयल का घोंसला पेड़ के ऊपर के हिस्से में है तो समझ लो सूखा पड़ेगा, और बिल्कुल नीचे के हिस्से में है तो समझ लो भयंकर बारिश होगी। इस बार कोयल ने बीचों बीच घोंसला बनाया है तो बारिश सामान्य होगी। मैं चला आया और सच में उसकी भविष्यवाणी साबित हुई। उस साल बारिश सामान्य ही हुई। ऐसे ही एक गांव में गया, आसाम के पास एक गांव में गया व्याख्यान देने के लिए। तो वहां के एक व्यक्ति को पूछा, भाई मौसम कैसा है? तो उसने कहा, राजीव भाई इस बार चींटियां जो है ना ज्यादा भोजन इकट्ठा कर रही हैं, मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है। क्योंकि चींटियों का स्वभाव भोजन इकट्ठा करने का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बाढ़ आने वाली है। और उस साल सच में आसाम में बाढ़ आई और लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए। हमारे लोगों को इतना हुनर और ज्ञान
कि चींटी को देख के बता दें कि बारिश कैसी होगी, पक्षियों के घोंसले देख के बता दें बारिश कैसी होगी, जानवरों के व्यवहार का परिवर्तन देख के बता दें बारिश कैसी होगी। इसका अर्थ एक ही है कि यहां मौसम बहुत निश्चित है, और जब हर चीज निश्चित होती है तो सिम्टम्स परफेक्ट होते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं होते। यूरोप में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, वेदर तो बिल्कुल निश्चित नहीं। भारत और यूरोप का अंतर अभी शुरू हो रहा है, वेदर बिल्कुल निश्चित नहीं। वाइफ यूरोप में तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि एक पत्नी के साथ कभी एनिवर्सरी मनाने को मिले। हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप में ये जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, ये इस बात के लिए है कि आपको बड़ी शुभकामनाएं कि एक के साथ साल भर टिक गए आप, साल भर टिक गए, बड़ी भारी शुभकामनाएं। नहीं तो साल भर भी कोई टिकता नहीं एक के साथ। और यूरोप में अगर आप कुल जनसंख्या को जोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, तो मुश्किल से 1 या 1.5% लोग हैं जिनकी सिल्वर जुबली हुई है 25 साल में, 1-1.5%। गोल्डन जुबली वाला शायद 0.5% भी ना मिले। लेकिन भारत में जैसे वेदर पक्का है ना, वैसे वाइफ भी पक्की है। मैं आपको पिछले 15 साल का घूमने का तजुर्बा बताता हूं। भारत की महिलाएं पुरुषों की तुलना में 200% ज्यादा वफादार होती हैं, पुरुषों की तुलना में। पुरुष तो कभी भी भटकता है, कभी कभी उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर होती है, लेकिन महिलाएं जो है ना, पत्नी, वो 200%, 300%, कभी कभी 500% वफादार होती है। मैंने इस देश में हजारों पत्नियों को देखा है, 1-2 नहीं, क्योंकि मैं चिकित्सा भी करता हूं होम्योपैथी की। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें पति विकलांग हो गया शादी के 3रे दिन, और पत्नी ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं। ऐसे मेरे पास 1-2 नहीं, हजारों पेशेंट की लिस्ट है। ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं जिनको टांग टूट गई, जिंदगी भर के लिए चली गई, टांग कट गई, हाथ कट गया, अंगूठा कट गया, कुछ हो गया, अंग भंग हो गया, पत्नी ने छोड़ा नहीं। और ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, उनके नाम तो नहीं बता सकता, कि पुरुषों में पूरी नपुंसकता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं। तो भारत की वाइफ, पत्नी 200%, 500%, 1000% कुछ होता हो, एकदम पक्की, आसानी से नहीं छोड़ती। और इतना ही नहीं है, वो तो कहती है जी 7 जन्म का साथ है अब तो, ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो यहां वेदर भी पक्का है, वाइफ भी पक्की है, और वेल्थ भी पक्की है। धन संपत्ति के बारे में हमारे देश में एक बहुत महान बात कही गई है, हमारे देश में ही कही गई है, दूसरे किसी देश में मैंने नहीं ये सुनी ना पढ़ी। वो कहते हैं कि जब धन बढ़ जाए ना, तो दोनों हाथ से लुटाओ, माने दान करो, तो और बढ़ेगा। विद्या बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ज्यादा लुटाओ तो और बढ़ेगा। इसको किसी महान कवि ने कहा कि नाव में बाढ़े पानी और घर में बढ़े संपत्ति, तो दोनों हाथों से उलीचिए। और हमारे यहां ये पक्की मान्यता है कि जितना दान करो उससे ज्यादा आता है। मेरे बहुत दोस्त हैं इस देश में जो शायद 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करते हैं, और वो हर साल करोड़ों रुपए जाकर दान कर देते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में, करोड़ों रुपए दान करते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो तो 10 किलो सोना दान कर देता हर साल जाकर, बताता नहीं है, कहता ये गुप्त दान है, 10 किलो सोना। मैं पूछा भाई ये क्या है? वो इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसके पास, जिनको 35-35 हजार रुपए की सैलरी देता है, और कहता है 1 पैसा भी ना जाए मेरा इनकम टैक्स में, ध्यान रखो। वही आदमी चुपचाप जाता है, 10 किलो सोना दान करके आता है तिरुपति बालाजी।
एक दिन मैंने पूछा, भाई ये क्या चक्कर है, इनकम टैक्स में तो तुम देते नहीं, तिरुपति बालाजी को करोड़ों रुपए दे देते हो। तो कहता तिरुपति बालाजी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा मैंने कसम खाई है उनके सामने कि जितना धन आएगा उसका 10% तो दान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तिरुपति बालाजी और देते हैं और देते हैं और देते हैं, तो मेरा तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 500 किलो से ऊपर है, साल भर का सोने का। वैष्णो देवी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 400 किलो के आसपास आ गया है। और ऐसे भारत में 1-2 नहीं 23,000 मंदिर हैं जहां हर साल टनों टन सोना दान में आता है, टनों टन, मीट्रिक टन्स में आता है। कैसे? दान करो, दान करो, दान करो तो धन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये यूरोप में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है कहीं। वहां तो दान देना हो तो तब होता है जब सरकार का कोई दबाव हो आपके ऊपर। आम आदमी तो कुछ करता वरता नहीं है। और ये जो दान देने का संस्कार है, ये शायद भारत के भूगोल खंड में प्रकृति से आया हो। छोटे छोटे बच्चे भी यहां दान देते हैं। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था तो पता चला कई स्कूल के बच्चे बाढ़ प्रभावितों के लिए अपना जेब खर्च इकट्ठा कर रहे हैं और भेजने की तैयारी में है। थोड़े दिन पहले कारगिल युद्ध हुआ था, बच्चों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भेज दिए कारगिल युद्ध में। तो बच्चों को बचपन से ये संस्कार है, शायद हमारे ये खून में है या हमारे डीएनए में है। हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो बिना दान दिए हमको संतोष ही नहीं होता। और शायद ये पूरा देश दान से ही चलता है, सरकार नहीं चलाती इस देश में। सरकार तो जितनी संस्थाएं चलाती हैं सब घाटे में है और दान से चलने वाली सब संस्थाएं फायदे में है। आप देख लो इस देश में कहीं भी जो मंदिरों को संस्थाएं चला रही हैं एकदम चाक चौबंद हैं, 24 घंटे भोजन प्रसाद मिलता है। जो मंदिर सरकार के खाते में गया पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कितने गुरुद्वारे हैं जो 24 घंटे लंगर खिलाते हैं इस देश में? इस देश में 23,80,000 से ज्यादा मंदिर हैं कुल भारत में। इन सभी मंदिरों में अधिकांश मंदिर दान से चलते हैं, सरकार किसी मंदिर को नहीं चलाती। हाँ, हमारी निकम्मी और बेईमान सरकार है मंदिरों में आए हुए दान पर झपट्टा मारने के लिए तो तैयार बैठी रहती है, अपने खजाने से एक पैसा उसमें नहीं देती। ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो यहां वेल्थ का तो चक्कर ही दूसरा